हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने बोर्स मॉडल पूरी तरीके से पढ़ लिया था बेटा। आज वाले लेक्चर में जो पढ़ेंगे ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए थी बेटा क्योंकि इस थ्योरी के आने के बाद ही साइंटिस्ट लोगों को ये समझ में आने लगा कि इलेक्ट्रॉन्स को हम केवल पार्टिकल की तरह नहीं वेव की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं, जबकि जो बोर मॉडल था वो इलेक्ट्रॉन को केवल पार्टिकल की तरह कंसीडर करता था। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डी ब्रॉगली इक्वेशन होता क्या है, इस पर बेस्ड कैसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, अलग अलग फॉर्मूलेस क्या हैं, ये सीखेंगे बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। डी ब्रॉगली की इक्वेशन एक्चुअल में क्या मानता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, ठीक है, इसका थ्योरी क्या था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, ठीक है, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, अगर वो किस में है, मोशन में है, ठीक है, मतलब उसके पास कोई ना कोई एक स्पीड होनी चाहिए, वो मोशन में होना चाहिए। तो ऐसा होने के बाद वो जो पार्टिकल है, वो जो भी ऑब्जेक्ट है, वो क्या शो कर सकता है, वेव नेचर भी शो कर सकता है पार्टिकल नेचर के साथ। मतलब जैसा हम लाइट के बारे में बोलते थे कि लाइट दोनों तरीके का नेचर शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। तो डी ब्रॉगली ने उसके बारे में क्या बोला, यही यही प्रॉपर्टी उसने सारे मैटर के बारे में बोला। ठीक है, कि उसने ये बोला कि चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी मैटर हो, अगर वो मोशन में है तो कौन सा शो कर सकता है, उसका वेव नेचर शो कर सकता है। ठीक है, वेव नेचर अलोंग विद पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो वो पार्टिकल तो हमें दिखाई दे ही रहा है, ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, मतलब उसका पार्टिकल नेचर तो है ही, बट वो अपना वेव नेचर भी उसमें प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अगर वो मोशन में है तो ये सोचने में थोड़ा अजीब लगता है, कैसे बहुत छोटे पार्टिकल्स भी वेव नेचर शो करेंगे मोशन में, और इनफैक्ट हम भी अगर हम मोशन में होते हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मेरा भी क्या होगा, एक वेव रहेगा। ये अलग बात है कि वो इतनी नेग्लिजिबल वैल्यू होगी जिसको हम निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो डी ब्रॉगली का कहना यह था कि एक्चुअल में जो भी पार्टिकल मोशन में रहेगा वो वेव नेचर भी शो करेगा। ठीक है, तो ये इसने जो इक्वेशन दिया इस थ्योरी के हिसाब से, वो इक्वेशन किस पर बेस्ड थी, दो इक्वेशंस जो हम पढ़ते हैं, एक तो किसके बारे में था, एक तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा। वो दो इक्वेशंस को कंबाइन करने के बाद इस कंक्लूजन पर पहुंचा था, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, और एक दूसरा क्या होता है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये वाली जो इक्वेशन बेटा, या फिजिक्स में पढ़ते हो या आइंस्टीन की एनर्जी की इक्वेशन है। ठीक है, अगर दोनों में हम देखें E के वैल्यू की जगह पर यहां अगर मैं एम सी स्क्वायर रख दूं तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये एच सी बाई लैम्डा, यहां से सी से एक सी कैंसल आउट हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम इंटू सी। यहीं पर अगर ये तो किसके लिए हो गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए होगा, अगर ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए बोलेंगे तो उसकी लाइट की स्पीड के बराबर तो स्पीड होगी नहीं। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी तो ऑब्वियस है स्पीड ऑफ लाइट से कम रहेगी, तो वहां पर हम क्या कर देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी कर देंगे। तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम किसी भी पार्टिकल के लिए। ठीक है, ये जो एच अपॉन एम सी वाला जो फॉर्मूला है ये तो केवल किसके लिए यूज होगा, फोटॉन्स के लिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए, लेकिन ये हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। और इसी को हम और क्या लिख सकते हैं बेटा, एच अपॉन पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी यही क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है। तो एक्चुअल में ये वाला जो फॉर्मूला है हम सारे जगह पर डी ब्रॉगली का वेव नेचर बताने के लिए इसी इक्वेशन को यूज करते हैं, यही कहलाता है डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या बोलता है कि किसी भी पार्टिकल का जो वेवलेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, एच अपॉन एम वी के बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ उतनी कम आएगी, और इसलिए हम जैसे लोगों के लिए जिनका मास बहुत ज्यादा है उनके लिए वेव की वैल्यू इतनी कम आएगी जिसको हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे कभी। ठीक है, तो हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। बट अगर कोई पार्टिकल बहुत कम मास वाले हैं, जैसे एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या कोई अल्फा पार्टिकल, इस तरीके के जो एग्जांपल्स हैं जिसमें मास बहुत ही कम है, अगर उसमें मास बहुत ही कम है तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, वेवलेंथ की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा निकल कर आ जाएगी, एटलीस्ट इतनी हो जाएगी जिसके बेसिस पर हम कोई ना कोई फिनोमिना उसका ऑब्जर्व कर पाएंगे उसके वेव नेचर का। ठीक है, तो जब भी आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मास और इंटू वेलोसिटी दिया है तो एच अपॉन एम वी वाला यूज कर लेंगे। ठीक है, और अगर मोमेंटम वाला दे रखा है तो एच अपॉन मोमेंटम की वैल्यू दे रखी है तो एच अपॉन पी यूज कर लेंगे। एच तो आपको पता ही है प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी लेते हैं, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34
जूल सेकेंड। ठीक है, तो एक्चुअल में शुरुआत में क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो डी ब्रॉगली इक्वेशन कौन से ऑब्जेक्ट का कितना निकल कर आएगा ये कंपैरिजन करने के लिए एक चीज पढ़ेंगे बेटा। हम कंपैरिजन पढ़ने वाले हैं दो चीजों के वेवलेंथ में, मतलब जो डी ब्रॉगली इक्वेशन के हिसाब से जो दो पार्टिकल का वेवलेंथ निकलेगा उन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। एक देखेंगे इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालकर, मतलब उस इक्वेशन को अप्लाई करने के बाद, इस इक्वेशन को अप्लाई करने के बाद जो वेवलेंथ निकल कर आती है उसे क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और वो जो वेव्स बनते हैं उसे और क्या बोलते हैं, वो जो वेव नेचर शो करते हैं कोई भी पार्टिकल उसे क्या बोलते हैं बेटा, मैटर वेव्स। ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नहीं है, वो नॉर्मल मैटर्स के या ऑब्जेक्ट के वेव्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक क्रिकेट बॉल के लिए हम एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल कर देखेंगे, और एक जो इलेक्ट्रॉन है जिसका मास काफी कम होता है उसके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल कर लाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.626 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, -34। मास की वैल्यू, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मास की वैल्यू कितनी होती है, 9.1 इंटू 10⁻31। क्वेश्चन में हमने क्या ले लिया, एग्जांपल के लिए 10⁶ मीटर पर सेकंड ले लिया है इसकी स्पीड की वैल्यू। 10⁶ की रेंज में होते हैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की वैल्यू, तो इसकी वेलोसिटी है 10⁶ मीटर पर सेकंड। ध्यान में रखना है बेटा, जब भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे एसआई यूनिट में लेना है। ठीक है, क्योंकि जूल की ये प्लैंक्स कांस्टेंट की जो यूनिट होती है जूल सेकंड, ये एसआई यूनिट में है, बाकी सारी चीज़ें भी एसआई यूनिट से मैच करनी चाहिए। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 10⁶ 10⁻⁻31 ऊपर ले जाते हैं, 10⁻, ये तो -34 रहा होगा, ये 10⁶ ऊपर जाने के बाद -6, और ये 10⁻ क्या हो जाएगा, +31। यहाँ देखते हैं ये हो जाएगा 6.6 डिवाइडेड बाई 9.1। अप्रॉक्स वैल्यू मैं लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ कितना हो जाएगा, 9×7 = 63, 9×3 = 27। ठीक है, 9×3 = 27 और कितना हो जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्स 7.3, ऊपर वाली वैल्यू कितनी रहेगी, 10⁻⁻9। 7.3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर निकल कर आ जाएगा। 10⁻⁻10 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। तो अप्रॉक्स 7.3 एंगस्ट्रॉम की रेंज में आ जाएगा। तो एंगस्ट्रॉम वाली जो वैल्यू है वो एक्चुअल में एटम के साइज के लगभग बराबर है, क्योंकि हमने क्या बोला था जब हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था, तो ये देखा था कि जो एटम का जो साइज है वो 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में होता है, जबकि न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में। तो ये न्यूक्लियस की साइज से काफी ज्यादा बड़ा है, एटम की साइज के लगभग बराबर की वेवलेंथ निकल कर आएगी हमारे पास। मतलब ये इतनी वैल्यू है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं, जिसको हम निग्लेक्ट नहीं करेंगे। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ पार्टिकल नहीं, वो वेव नेचर भी शो करता है जब भी वो एटम के अंदर किस में रहता है, मोशन में रहता है। और इसी चीज को कंसीडर किया, बाद वाले जो मॉडल है उसमें साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह मानकर ही बहुत सारे दूसरे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में थ्योरीज दी। ठीक, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब ये क्रिकेट बॉल के लिए जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकल कर आएगा उस फॉर्मूले को यूज करके देखते हैं। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, h अपॉन एम वी था, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 6.626 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई मास कितना है 0.1 kg, वेलोसिटी कितना है 100। तो 0.1 इंटू 100 तो 10 हो जाएगा, 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻35 हो जाएगा। 10⁻34 और 10⁻1 ऊपर चला जाएगा, तो 6.626 इंटू 10⁻35 ये मीटर वाली रेंज में आएगा। अब अगर आप इस साइज को अगर कंपेयर करना चाहोगे तो ये न्यूक्लियस के साइज से भी बहुत ही छोटा है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत 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 ज्यादा छोटा है, क्योंकि एक्चुअल में एटम के साइज का जो रेंज होता है वो 10⁻10 मीटर है, न्यूक्लियस के जो साइज होता है वो 10⁻15 मीटर है, और ये 10⁻35 बहुत ही कम है बेटा, 10⁻20 टाइम्स कम है। इतनी ज्यादा, इतनी कम वैल्यू है वो जिसको हम कंसिडर नहीं कर सकते, इसको निग्लेक्ट कर देंगे इसलिए। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे कि ये वाली जो वैल्यू है ये एक्चुअल में क्या है, नेग्लिजिबल है। इसलिए जो बड़े पार्टिकल्स हैं, ठीक है, या जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास ज्यादा होता है, उनके लिए हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ कंसीडर नहीं करते। हाँ, निकाल जरूर सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू इतनी कम होगी जिसके बेसिस पर हम कोई फिनोमेना नहीं देखेंगे। क्लियर हुआ। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जैसे जो छोटे पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं जिनका मास काफी कम होता है, उनके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ की जो रेंज आ रही है वो एटम के साइज के कंपेरेबल आ रही है। ठीक है, तो इनको निग्लेक्ट नहीं कर सकते।
समझ में आ गया बेटा। तो यहां से हमने ये पढ़ा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अगर वो वेव की तरह बिहेव कर भी रहा है तो इतना नेग्लिजिबल होगा जिसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि डी ब्रॉगली की इक्वेशन क्या थी, उस पर बेस सिंपल जो फॉर्मूले है फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक्चुअल में एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका कंट्रीब्यूशन था किसका, डी ब्रॉगली इक्वेशन का, कि बोर मॉडल ने एक फॉर्मूला दिया था बेटा किसके बारे में, एंगुलर मोमेंटम के बारे में। एंगुलर मोमेंटम के बारे में बोर मॉडल क्या कहता था, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, एच अपॉन टू पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। वही चीज निकल कर आती है किससे, इस डी ब्रॉगली इक्वेशन से। अगर हम इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह कंसीडर कर लेते हैं तो एक्चुअल में हमारे पास क्या निकल कर आता है, वही इक्वेशन निकल कर आती है जो किसने दिया था, बोर्स मॉडल ने दिया था। तो बोर्स मॉडल का जब हम पोस्टुलेट पढ़ रहे थे तो पोस्टुलेट को पढ़ते समय हमने ये बोला था कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई के बराबर होगा। ठीक है, तो उसी चीज को यहां पर देखने वाले हैं कि डी ब्रॉगली इक्वेशन से वो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई कैसे आता है। ठीक है, तो एक्चुअल में यहां देखने क्या वाले हैं हम, प्रूफ ऑफ बोर्स थ्योरी। ठीक है, बोर्स थ्योरी का प्रूफ देखेंगे। एक्चुअल में अगर हम इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह मानेंगे, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह मानेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, कुछ ऐसे रहेगा, वेव के फॉर्म में रहेगा बेटा। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा जो पहली बार सुन रहा होगा, बट बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो बाद में जो थ्योरी दी है वो कैसे दी है, इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह मानकर ही दी है, क्योंकि एक्चुअल में वेव नेचर के कारण जो कुछ फिनोमिना होते हैं, कुछ वैसा ही फिनोमिना कौन दिखाता है, इलेक्ट्रॉन भी दिखाता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन को जब हम वेव मानेंगे तो ये वेव क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, तभी तो वो स्टेशनरी रहेगा, तभी उस ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्व करते हुए। जो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था, अगर उसको हम वेव मानेंगे तो वो जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है उसी पॉइंट पर क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। ठीक है, तो यहां दिख रहा होगा ये जो है वो कितनी वेव्स बना रहा है, 4 वेव्स बना रहा है, 4 वेव बनाते हुए दिख रहा है। वहीं एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन को कैसे कंसीडर किया है, वेव की तरह कंसीडर किया है, लेकिन यहां आपको क्या बनाते हुए दिखेगा, कितने वेव्स बना रहा है, ये 3 वेव्स बना रहा है। कहने का मतलब क्या है, एक्चुअल में जब हम इलेक्ट्रॉन को वेव्स की तरह कंसीडर करते हैं तो वो जिस ऑर्बिट नंबर में प्रेजेंट रहता है वो उतने ही नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीट बनाता है। जैसे अगर ये ऑर्बिट नंबर 4 में रहा होगा तो ये 4 कंप्लीट वेव बना रहा है। अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने वेव की तरह माना है, अगर ये ऑर्बिट नंबर 3 में रहा होगा तो 3 कंप्लीट वेव बनाता है। ठीक है, तो यहां पर कैसे कंसीडर कर रहे हैं, जैसे लाइट के लिए हमने पढ़ा था कि वो पार्टिकल नेचर के साथ वेव नेचर भी शो करेगा, कुछ वैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल की तरह तो करता ही है, अब हम उसको किसकी तरह कंसीडर कर रहे हैं, वेव की तरह। तो पहली चीज तो हमने ये सीखा कि जिस ऑर्बिट नंबर में प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ वेव्स वो क्या करेगा, कंप्लीट यहां पर बनाएगा। अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो सर्कमफेरेंस है, ये जिस ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा उस ऑर्बिट का जो सर्कमफेरेंस होगा, ठीक है, वो पूरा जो सर्कमफेरेंस होगा वो क्या मान लेंगे हम, 2 पाई आर जो है वो n टाइम्स ऑफ लैम्डा हो जाएगा। n टाइम्स ऑफ लैम्डा कहने का मतलब क्या है, जिस भी ऑर्बिट नंबर में प्रेजेंट होगा उतने टाइम्स उतनी वेवलेंथ वो कंप्लीट करेगा। कहने का मतलब अगर ये चौथे ऑर्बिट में है तो यहां से देखना बेटा, यहां से यहां एक लैम्डा हुआ, यहां से यहां दूसरा लैम्डा हुआ, यहां से यहां तीसरा लैम्डा हुआ, यहां से यहां चौथा लैम्डा हुआ। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर हम एवरेजली देखेंगे तो ये बीच से देखते हैं, एक से एक यहाँ लैम्डा हुआ, एक से यहाँ ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ऐसे तरीके के वो कितने लैम्डा कंप्लीट करेगा, 4 वेवलेंथ कंप्लीट करके इस पूरे ऑर्बिट को कंप्लीट करेगा। मतलब इसका जो सर्कमफेरेंस आएगा ऑर्बिट का वो लैम्डा के n टाइम्स आएगा। मतलब इस वाली जगह पर देखें तो ये 2 पाई आर इज इक्वल टू 4 लैम्डा हो जाएगा, जबकि इस वाले एग्जाम्पल में देखें अगर वो 3 वेव कंप्लीट कर रहा था तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू 3 लैम्डा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो इसी को अब हम क्या लिख सकते हैं कि जो भी सर्कमफेरेंस रहेगा ऑर्बिट का वो क्या रहेगा, n टाइम्स ऑफ लैम्डा रहेगा। इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखना, इसके बाद 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा जो है, यहाँ डी ब्रॉगली की इक्वेशन अगर हम रख देते हैं, जो लैम्डा इज इक्वल टू क्या बोलता है, एच अपॉन एम वी, एच अपॉन एम वी। यही फॉर्मूला कौन सा रख दिया हमने, डी ब्रॉगली इक्वेशन वाला रख दिया। अब देखना मैं m और v को इधर ट्रांसफर करता हूं तो ये m v r हो गया, और 2 पाई को इधर ट्रांसफर कर देता हूं
2 पाई को अगर मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। समझ में आया? ये वाली इक्वेशन कौन सी है बेटा, ये एंगुलर मोमेंटम वाली इक्वेशन आ गई। जो हमने पढ़ा था कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। या बोला था हमने ये कि ये जो वैल्यू रहेगी ये क्वांटाइज्ड रहेगी। ठीक है, तो एक्चुअल में एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है, एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, h अपॉन 2 पाई के n टाइम्स रहेगी, जिसमें n क्या रहेगा, ऑर्बिट का नंबर। यहाँ n क्या है बेटा, ये n रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्बिट का नंबर। समझ में आया? तो हमने यहाँ से दो चीज़ें सीखी। सबसे पहले तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह कंसीडर करते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीट करेगा, जितना ऑर्बिट का नंबर रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज हमने ये सीखी कि अगर हम डी ब्रॉगली इक्वेशन को यूज करें तो हमें उसका प्रूफ मिल जाता है, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। वही इक्वेशन निकल कर आती है जो हमने बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट में पढ़े थे। क्लियर हो गया बेटा? तो इस पर बेस्ड सिंपल क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसके दूसरे तरीके का जो फॉर्मूला है उसको सीखेंगे। ठीक, क्वेश्चन क्या है बेटा, सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखेंगे, द डी ब्रॉगली इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू। तो पहली चीज, हर एक ऑब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो किस में होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए, उसके पास एक खुद की वेलोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनी पार्टिकल इन मोशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय अ बोर इलेक्ट्रॉन इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन इट्स थर्ड ऑर्बिट। मतलब ये बोल रहा है अगर ये ऑर्बिट का नंबर 3 है तो ये कितने नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स बनाएगा। तो कितने नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स बनाएगा, 3। समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पार्टिकल अमंग द फॉलोइंग विल हैव द स्मॉलेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ अज्यूमिंग दैट दे हैव द सेम वेलोसिटी। इसने बोला है ये जो पार्टिकल हैं इन सब की वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम। और इन सब की वेलोसिटी अगर सेम रहती है तो यहां पर अगर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, h अपॉन mv। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना चाहता हूं या पॉजिट्रॉन के लिए लिखना चाहता हूं, पॉजिट्रॉन एक तरीके का पार्टिकल होता है बेटा जिसका मास किसके बराबर रहता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही रहता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ही पॉजिट्रॉन का मास रहता है, बस पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन लिखना चाहता हूं तो ये क्या हो जाएगा, h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी। अगर मैं पॉजिट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा, h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी। सबकी वेलोसिटी तो सेम है तो मैं सिर्फ v लिख रहा हूं बेटा। ठीक है, इसके बाद तीसरी चीज क्या हो गई, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के लिए लिखूंगा तो h अपॉन मास ऑफ, पहली चीज अल्फा पार्टिकल कौन होता है, हीलियम 2+ आयन होता है। हीलियम 2+ आयन है तो हीलियम का मास कितना होता है, 4। हीलियम का मास होता है 4। अगर इसका मास होगा 4 मतलब 4 लगभग समेशन आएंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के, तो हम ये बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होगा। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, ये अप्रोक्सीमेटली होता है कितना, 1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इनटू क्या हो जाएगा, v। समझ में आ गया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में अप्रॉक्स 1840 मल्टीप्लाई कर दे तो एक्चुअल वैल्यू तो थोड़ी कम होती है 1837, बट मैं अप्रॉक्सीमेशन ले रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी अल्फा पार्टिकल के लिए। सबसे लास्ट में दिख रहे हैं न्यूट्रॉन के लिए। अगर न्यूट्रॉन के लिए देखते हैं तो h अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, मास ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो करीबन मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। मतलब मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स 1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वी। अब अगर इस 4 इक्वेशन को देखोगे तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आएगी, जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा होगा। जिसका डिनोमिनेटर की वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो डिवाइड करने के बाद सबसे छोटी वैल्यू कर देगा उसे। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है बेटा, ये 4 इंटू 1840। मतलब अल्फा पार्टिकल के लिए क्या होगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है तो ये डिवाइड करने के बाद सबसे छोटी वैल्यू आएगी। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, स्मॉलेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो स्मॉलेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके लिए निकल कर आ जाएगा बेटा, अल्फा पार्टिकल के लिए। ठीक है, तो हमें सारी चीजें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहां सिर्फ कंपैरिजन करना था। ठीक है बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, देखना क्या है। 2 पार्टिकल्स A एंड B आर इन मोशन। ठीक है, इफ द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल A इज 5 इंटू 10⁻⁸ मीटर, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल B इफ मोमेंटम ऑफ B इज हाफ ऑफ A। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअल में लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, यही वाला फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि A और B दोनों के लिए वैल्यू दे रखा है
तो दोनों की वैल्यू लिखेंगे और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए के लिए लिखते हैं, तो लेमडा ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, बट इसी को हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में मोमेंटम के बारे में दिया हुआ है। तो एम और वी को अलग अलग लिखने की जगह मैंने मोमेंटम लिख दिया बेटा। यहीं पर देखना, लैम्डा ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन मोमेंटम ऑफ बी। अब अगर आप ध्यान से क्वेश्चन में देखोगे तो आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁸। आपको कैसे पता चलेगा कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात नहीं की है, यहाँ किसी के ऑब्जेक्ट की, पार्टिकल की बात हो रही है। मतलब पार्टिकल का अगर कोई भी वेवलेंथ दिया है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन, मतलब ऑब्वियस है वो किसकी बात कर रहा है बेटा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर एच और एच तो कैंसल आउट हो जाएगा। दूसरी चीज देखना, शुरुआत वाले जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए क्या दे रखा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू दे रखी है, मतलब लैम्डा ए की वैल्यू कितनी है, ये है 5 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, दूसरी चीज क्या दे रखी है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल बी इफ मोमेंटम ऑफ बी इज हाफ ऑफ मोमेंटम ऑफ ए, ये दे रखा है। मतलब एक्चुअल में ये जो मोमेंटम ऑफ बी है, ये एक्चुअल में मोमेंटम ऑफ ए का क्या है, हाफ है। समझ में आ गया। अब इसी को अगर हम सॉल्व कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ बी इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं ये 1/pa हो जाएगा। यहीं पर देखना, ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये h की तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/pa। तो ये pa और pa तो कट हो जाएंगे बेटा। अब यहीं देखना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा बी को मैंने उधर ट्रांसफर किया, 2 को इधर रखा, तो 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁸, मतलब ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻⁸, मतलब टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻7 मीटर। समझ में आया बेटा, मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। क्लियर हो गया। तो हमने ऐसा पहले भी बोला था, जब भी एक प्रॉपर्टी देकर सिमिलर दूसरी प्रॉपर्टी देता है तो दोनों की इक्वेशन लिखना है और दोनों को डिवाइड कर देना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी कैलकुलेशन वाला ही क्वेश्चन है बेटा, देखते हैं क्या है। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करना सीख गए हो तो आप खुद से भी वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो बेटा। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ क्रिकेट बॉल ऑफ 0.5 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। दोनों ही चीज़ें एसआई यूनिट में है तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपको ध्यान रखना है कि अगर ग्राम में देता तो हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर वहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड या कुछ और वेलोसिटी दी रहती तो एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए बोला है, तो ये h अपॉन mv हो जाएगा। डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है, वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू क्या हो जाता है 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मास की वैल्यू कितनी दे रखा है 0.5 इंटू वेलोसिटी कितना है 100, तो ये कितना हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10। ऐसा कर सकते हैं, इस 10 को मैं अगर ऊपर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 10⁻⁻35 हो जाएगा, 10⁻1 हो जाएगा ऊपर जाने के बाद। यहाँ इसको डिवाइड कर देते हैं तो एक्चुअल में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और ये कितना हो जाएगा 1.3 अप्रॉक्स। तो 1.3 इंटू 10⁻⁻35 मीटर, कौन सा वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है बेटा, ये थर्ड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो हमें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, सबसे नियरेस्ट आंसर हमें मिल गया है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है देखना क्या है, कैलकुलेट द वेवलेंथ, बट ऑप्शन में क्या दे रखा है इन नैनोमीटर, यहां पर देखना ब्रैकेट में दे रखा है, एसोसिएट विद अ प्रोटॉन, प्रोटॉन की बात कर रहा है, मूविंग एट 1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दे रखी है, प्रोटॉन का मास भी दे रखा है इन्होंने। ठीक है, यहां पर ये h की वैल्यू लेना है बेटा, h की वैल्यू कितनी लेना है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। मास ऑफ प्रोटॉन तो दे रखा है, सिंपली डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या करेंगे h अपॉन m इंटू वी। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.626 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.67 इंटू 10⁻ क्या हो जाएगा -27, और वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो तो ऑलरेडी दे रखा है, ये है 1.0 इंटू 10⁻3। वैसे इन्होंने डी ब्रॉगली वेवलेंथ को प्लैंक्स कांस्टेंट को 6.63 लेने के लिए बोला, हम 6.6 लेकर ही सॉल्व कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें बस नियरेस्ट आंसर तक पहुंचना है। ठीक, अब यहां देखते हैं इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻34 10⁻⁻27 10⁻3 कितना रहा होगा 10⁻⁻24, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁴
प्लस 24। ठीक है, अब यहाँ देखना 6.63 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1.6। अगर इसको अप्रॉक्स डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 टाइम, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। या नैनोमीटर में निकालना है तो मैं इसे क्या करता हूँ 0.4 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। 10⁻⁻9 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, नैनोमीटर लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा अप्रॉक्स 0.4 नैनोमीटर। तो 0.4 नैनोमीटर कौन सा दिख रहा है बेटा, सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। डायरेक्टली कोई पार्टिकल का मास या वेलोसिटी देने की जगह पर उन्होंने क्या बोला है, वो इलेक्ट्रॉन जो कि फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन में प्रेजेंट होगा। एक्चुअल में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जेईई मेंस का। ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। अब अगर पूरी चीजें हमें कैलकुलेट करनी होती, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे। कैसे कर सकते थे, H/m/v कर देते। ठीक है, यहां मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देते, H रख देते, वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेते। फर्स्ट बोर ऑर्बिट में वेलोसिटी की वैल्यू निकालकर इस फॉर्मूले में पुटअप कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो इन ऑप्शंस में पाई भी दिया हुआ है। मतलब हमें ये देखना है क्या कोई एक्सप्रेशन में पाई आ सकता है क्या। ठीक है, किसी एक्सप्रेशन में पाई आ सकता है क्या। तो एक हमने और अभी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा, 2πr = n लैम्डा। मतलब इस चीज को हम कब यूज कर सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट है, किसी भी एटम के अंदर, अगर उसका ऑर्बिट नंबर दिया है तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। यहां से पाई आ जाएगा। मुझे कैसे समझ में आया कि ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ये वाला फॉर्मूले से जाएंगे। क्यों, क्योंकि ऑप्शंस में क्या दिया हुआ था, पाई मेंशन किया हुआ है। हम इससे भी निकाल कर ला सकते हैं, बट ये लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक, अब यहां देखते हैं 2πr = n लैम्डा। अभी पढ़ा था कि जितने ऑर्बिट में होगा उतने ही नंबर ऑफ वेव्स वो कंप्लीट करेगा। फर्स्ट बोर ऑर्बिट बोला है, मतलब n की वैल्यू 1 ले लेंगे, 1 इंटू लैम्डा, ये हो जाएगा 2πr। अब आगे क्या बोला है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2πr के बराबर। और r की वैल्यू क्या होती है, r की वैल्यू होती है 0.529 इंटू n²/z ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, यूनिट कौन सी रहेगी, एंगस्ट्रॉम में। अब हमें पता है कि n की वैल्यू भी 1 है, z की वैल्यू भी 1 ही है। फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है, मतलब ये सिंपली क्या हो जाएगा 2π इंटू 0.529, यूनिट कौन सी हो जाएगी, एंगस्ट्रॉम। कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, 2π इंटू 0.529, सेकेंड वाला ऑप्शन। समझ में आया क्या, इससे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर हमने ये सॉल्व करना शुरू कर दिया होता तो इससे कैलकुलेशन बहुत लेंदी चले जाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। समझ में आया। तो जब भी अगर ऐसे पाई के टर्म में पूछा हुआ है और एटम के अंदर किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को दिया हुआ है, तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करके बहुत जल्दी हम आंसर निकाल लिया करेंगे बेटा। समझ में आया क्या, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, द वेवलेंथ ऑफ an electron and a neutron will become equal when the velocity of the electron is x times the velocity of the neutron। इन्होंने एक कंडीशन दे रखी है, जेईई मेन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप है, तो हमें डाटा वही यूज करना है जो इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ठीक, अब यहां पर ये बोल रहा है कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के लिए हमेशा क्या, ये इस कंडीशन में क्या है, सेम है। फॉर्मूला लगा देते हैं, ये क्या हो जाएगा h/ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही न्यूट्रॉन के लिए हो जाएगा h/ मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। अब हमें क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज x टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, x टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन यहां से कट हो जाएगा, h और h कट हो जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन इधर ऊपर चला जाएगा और नीचे बच जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां देखना, अगर हमें ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं क्वेश्चन में तो हमें पता है कि ये जो रेशो है ये नियर बाई 1837 के आता है या 1840 के नियर बाई आता है, तो हम जो सबसे नियरेस्ट आंसर होता है उसको टिक कर देते हैं। लेकिन हमारे पास इंटीजर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमें ये जो डाटा दे रखा है इसे यूज करना पड़ेगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो दे रखा है वो कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27, ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10 क्या हो जाएगा, -31।
अब इसको अगर देखेंगे तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा 1.6 अपॉन 9.1 इंटू ये हो जाएगा 10⁴। इसको अगर एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे तो नियरली जो कंप्लीट नंबर निकल कर आ जाएगा वो 1758 निकल कर आएगा बेटा, जो डाटा दिया है उसके हिसाब से। आगे वाले डेसिमल प्लेस हमें नहीं लेने हैं। क्लियर हो गया? ठीक। तो ये हो गया हमारा जो सिंपल जो फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी या एच अपॉन पी वाले फॉर्मूले से कैसे करते हैं। कई बार लेकिन क्या करता है, क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली मास या वेलोसिटी देने की जगह काइनेटिक एनर्जी साथ में मेंशन किया हुआ रहता है। वेलोसिटी देने की जगह आपको क्या दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में? काइनेटिक एनर्जी। और अगर क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है और हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने बोला है तो हमें इसका रिलेशन पता होना चाहिए। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हमने क्या बोला बेटा? एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच अपॉन एम वी। तो मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज होगा। ठीक है, किसके साथ? काइनेटिक एनर्जी के साथ हम वेलोसिटी को रिलेट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई एम। और यहां से v की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई एम। तो यहां क्या करेंगे, ये जो वेलोसिटी की वैल्यू निकली है इसको यहां पुटअप कर देते हैं। तो ये एक्सप्रेशन क्या निकल कर आ जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी की जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2 के ई बाई एम। तो ये जो m है ये अंदर चला जाएगा। अगर इस m को हम इस स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएं तो इसको m स्क्वायर लिख सकते हैं, ये के ही हो जाएगा। और यहाँ पर 2 भी है डिवाइडेड बाई m। तो ये m से ये कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू के ई। तो काइनेटिक एनर्जी के साथ ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी की जगह अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। ठीक है, h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m के ई। m है मास, के ई है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं एक एग्जांपल ट्राई करते हैं, फिर एमसीक्यूज देखेंगे। क्वेश्चन देखना बेटा, यहां बोला है डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है फॉर अ पार्टिकल विद मास की वैल्यू दे रखी, काइनेटिक एनर्जी दे रखा है। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। लैम्डा इज इक्वल टू हमने अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा? h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m के ई। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.626 इंटू क्या हो जाएगा? 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या रख देंगे? 2। यहां दे रखा है पार्टिकल, तो पार्टिकल का मास रखना पड़ेगा। मास की वैल्यू कितनी है? 32 इंटू 10⁻⁻3, लेकिन यहां ग्राम दिया है बेटा। ठीक है, हमने क्या बोला है? जब भी हम डी ब्रॉगली इक्वेशन में कोई भी चीज की वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमेशा ही किस में होना चाहिए? एसआई यूनिट में होना चाहिए। तो एक्चुअल में इसे क्या करना पड़ेगा? 32 इंटू 10⁻⁻6 की लिखना पड़ेगा। समझ में आया? इस चीज का ध्यान रखना है, कई बार इसमें मिस्टेक हो जाती है। हमेशा इस फॉर्मूले में रखते समय एसआई यूनिट में ही वैल्यूज पुटअप करनी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 32 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10⁻⁻20। तो अब ये कितना हो जाएगा? 6.626 इंटू 10⁻34। यहीं पर देखना, ये स्क्वायर रूट के जो अंदर है ये 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये 64 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 10⁻⁻26। इसका स्क्वायर रूट तो ईजिली निकल कर आ जाएगा। यहां देखते हैं 6.626 इंटू 10⁻34। ये जो पावर जो है, पावर का तो स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं, उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 10⁻⁻26 जो है उसे क्या कर देंगे? 10⁻13 हो जाएगा स्क्वायर रूट होने के बाद। यहीं पर जो 64 है उसका स्क्वायर रूट तो 8 हो जाता है। यहाँ देखना, इसको 8 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 0.8864, 2 बचा 8 दूने 16 और ये 8864 इंटू 10⁻, ये जब -13 ऊपर जाएगा तो +13 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? -21। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8.28 इंटू 10⁻⁻22 मीटर निकल कर आ जाएगा। बहुत ही कम वैल्यू है बेटा। ठीक है, क्योंकि मास काफी ज्यादा था। ठीक, क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं फिर। नेक्स्ट देखना है एमसीक्यू क्या बोल रहा है। एन इलेक्ट्रॉन, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैव काइनेटिक एनर्जी। सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग दे रखा है बेटा। एक का दिया 16e, दूसरे का क्या दे रखा है? 4e, और तीसरे का क्या दे रखा है? e रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द क्वालिटेटिव ऑर्डर ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ? अगेन हमें एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, केवल कंपेयर करना है कि किसकी वैल्यू ज्यादा है और किसकी वैल्यू कम है। लेकिन क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी दे रखा है तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m के ई।
ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो सबसे पहला जो पार्टिकल दे रखा था उन्होंने क्या दे रखा था, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जब इक्वेशन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 16e। तो इसको क्या लिख सकते हैं, h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 इंटू एम ई इंटू कैपिटल ई। यहां देखना हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ कंपैरिजन करना है। दूसरा देखते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके लिए निकालना है, प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन के लिए देखते हैं, ठीक है। अब यहां पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, h अपॉन ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 मास ऑफ प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में लिखेंगे। मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 1837 होता है, या 1840 भी आप लिख सकते थे, कंपैरिजन ही तो करना है हमें। 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी 16e नहीं दी है, 4e दे रखी है, ये 4e हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 1837 इंटू 2 इंटू एम ई इंटू कैपिटल ई। ठीक है। अब सबसे तीसरी चीज, हमें लैम्डा किसका निकालना है, अल्फा पार्टिकल का निकालना है। अगर अल्फा पार्टिकल का देखेंगे तो फॉर्मूला देखते हैं, h अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा, हीलियम 2 प्लस। हीलियम 2 प्लस में क्या हो जाएंगे, टोटल 4 न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया मास, और काइनेटिक एनर्जी कितना दे रखा है, सिर्फ ई दे रखा है, तो ये हो जाएगा ई। तो यहाँ देखना वैल्यू क्या आ जाएगी, h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 4, ये इसी ऑर्डर में लिखता हूँ जैसा ऊपर लिखा हुआ है, 4 इंटू 1837 इंटू 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई। अगर आप इन तीनों को कंपेयर करोगे तो सबसे बड़ी वैल्यू तो ऊपर वाली आ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ केवल 16 इंटू 2 है, यहाँ बहुत बड़ा नंबर डिवाइड हुआ है, 1837 यहाँ भी डिवाइड हुआ है, 1837 यहाँ भी डिवाइड हुआ है, तो ये दोनों की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये दोनों का एक्सप्रेशन सेम ही दिख रहा होगा। कैसे, ये क्या है 4 इंटू 1837 इंटू 2, ये भी क्या है 4 इंटू 1837 इंटू 2, बाद में तो एम ई इंटू ई ही है दोनों में। तो एक्चुअल में डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन और डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम 2 प्लस ये दोनों लगभग क्या आ जाएंगे, सेम, जबकि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो जाएगी ज्यादा। तो कौन सा ऑर्डर निकल कर आ रहा है बेटा, ये फर्स्ट वाला ऑर्डर ही निकल कर आ रहा है। लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, बट लैम्डा ऑफ प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल ये दोनों क्या आ जाएंगे, सेम। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने क्या बोला है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, क्वेश्चन में दे रखा है काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रही। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर, ये -25 है बेटा, 10 टू द पावर -25 जूल। द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m के ई रख देंगे। तो बस वैल्यूज पुटअप करनी है, 6.626 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -31। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी दे रखी, 3 इंटू 10 टू द पावर -25, ये हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर -25। ठीक है, अब यहाँ देखना इसको सॉल्व करेंगे, 6.626 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -34 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 9.1 इंटू ये कितना हो जाएगा 3, और पावर को एक साथ लिख देते हैं, 10 टू द पावर -31 और 10 टू द पावर -5 कितना हो जाएगा, माइनस ये क्या है 25, काइनेटिक एनर्जी क्या था -25 था, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -56। ठीक है, अब यहाँ देखना ये ऊपर तो आ गया 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, ये 10 टू द पावर -56 का अंडर रूट लेने के बाद ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -28, 10 टू द पावर -28 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 10 टू द पावर +28, कितना हो जाएगा। अब यहाँ देखना ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9, 9 6 54, तो अंडर रूट 54। ठीक है, अंडर रूट 54 जब आ जाएगा तो ये इससे जस्ट पहले कंप्लीट स्क्वायर किसका आता है 7 का, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, मतलब ये 7 पॉइंट समथिंग रहा होगा, समझ में आ रहा है।
ये 7 पॉइंट समथिंग रहा होगा। तो अप्रॉक्स वैल्यू निकालना है क्योंकि ऑप्शन के सबसे नियरेस्ट आंसर निकालना है हमें। तो यहाँ देखना, ये 7×9 = 63 हो जाएगा, 0.9 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा, ये -6। यहीं पर देखना, अगर मैं इसे 10⁻⁻10 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 9000 के करीब आ जाएगा। 10⁻⁻10 मीटर मतलब क्या आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू इसलिए आ रही है बेटा क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया है, इसलिए क्योंकि मुझे टाइम बचाना है सबसे नियरेस्ट आंसर तक पहुंचते समय। तो 9000 के सबसे नियरेस्ट आंसर कौन सा दिख रहा है बेटा, 8900। ठीक है, मतलब करेक्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू वो हो जाएगी। समझ में आया बेटा? ठीक, अब इसके बाद तीसरी इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं आज के लिए, ये सबसे लास्ट इक्वेशन रहेगा। ठीक है, अभी तक दो चीजें पढ़ा, एक सिंपल फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी या लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m_k। अब ये तीसरा फॉर्मूला कब है, वोल्टेज के साथ इलेक्ट्रॉन का रिलेशन देता है। कैसे, कोई एक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, ठीक है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस से क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं। मान लेते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये एक्चुअल में किसके बराबर है, v के बराबर है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के बाद इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज इंटू वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चार्ज इंटू वोल्टेज, चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ई, और वोल्टेज कितना था, v, पोटेंशियल डिफरेंस। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पर इसको रख देंगे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट 2m_k। तो यही क्या रख देंगे, h अपॉन स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 2। ठीक है, m की जगह क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 होल इंटू, यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, E इंटू वी, और E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये हो जाएगा V वोल्टेज। H की वैल्यू तो आपको पता ही है, तो ये कितना होता है, 6.6 इंटू 6.626 इंटू 10⁻⁻34। जब इन सबको सॉल्व कर लेंगे हम तो एक्चुअल में कितना निकल कर आएगा, अप्रॉक्स 12.3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ v, और यूनिट क्या रहेगी इसकी, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 10⁻⁻10 आएगा एक्चुअल में, तो हम उसको एंगस्ट्रॉम लिख देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, अगर क्वेश्चन में वोल्टेज दे रखा है कि कितने वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने पर हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए बोला है, अगर उस वोल्टेज की वैल्यू दे रखी तो ये फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? लेकिन ध्यान में रखना बेटा, ये फॉर्मूला केवल इलेक्ट्रॉन के लिए है। अगर किसी और चीज के लिए हम निकालेंगे तो उसके लिए आपको ये बेसिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एटलीस्ट यहाँ इस वाले फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा चार्ज इनटू वोल्टेज निकालने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाला जो शॉर्टकट फॉर्मूला है ये ओनली किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए है। किसी दूसरे एटम या किसी दूसरे आयन के लिए इस चीज को अप्लाई नहीं करना है। क्लियर हो गया? ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रहा है तो हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या चीज, 12.3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वोल्टेज, और यूनिट क्या हो जाएगी, एंगस्ट्रॉम में। तो ये हो जाएगा 12.3 अंडर रूट ऑफ वोल्टेज की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100, तो ये कितना हो जाएगा, 12.3 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1.23 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ गया बेटा? सिंपल फार्मूला था, लेकिन इस डायरेक्ट फार्मूले को तभी अप्लाई करना है जब इलेक्ट्रॉन के लिए हो। अगर किसी और आयन के लिए होगा तो वो काइनेटिक एनर्जी वाला ही फार्मूला यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की जगह चार्ज इंटू वोल्टेज रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हमारे पास क्वेश्चन दिया है, एन इलेक्ट्रॉन हैज वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ वेवलेंथ दे रखा है लेकिन पोटेंशियल निकालना है, वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू 12.3 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी, ये एंगस्ट्रॉम है। लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी, 1 एंगस्ट्रॉम, तो ये कितना हो जाएगा, 12.3 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी। तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर करना पड़ेगा 12.3 का स्क्वायर। अब 12.3 का स्क्वायर करने के लिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 144। तो 12.3 ऑब्वियसली है, 144 से थोड़ी बड़ी वैल्यू निकल कर आएगी, और 144 की थोड़ी बड़ी वैल्यू ऑप्शन में कौन सा दिखाई दे रहा है बेटा, 150। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है क्या? तो आपको एक्यूरेट कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सबसे नियरेस्ट आंसर जो है वहां तक आप पहुंच जाओगे। ठीक, इसके बाद
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो हम बोल रहे थे कि जो वोल्टेज वाला फॉर्मूला है वो केवल किस में अप्लाई करना है, केवल इलेक्ट्रॉन के लिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बेरिलियम 3+ एंड बेरिलियम 3+ एंड अ प्रोटॉन आर एक्सिलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया। देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ हैव द रेशो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशो पूछ रहा है किसके लिए, B3+ और प्रोटॉन के लिए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है। ठीक है, किसके लिए है, प्रोटॉन और बेरिलियम 3+ आयन के लिए है। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक जो काइनेटिक एनर्जी वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला यहाँ यूज करते हैं, ये क्या हो जाएगा, H/√2 इंटू मास ऑफ बेरिलियम 3+ इंटू चार्ज इंटू वोल्टेज, यहाँ क्या हो जाएगा Q इंटू V डिवाइडेड बाई H/ क्या हो जाएगा, √2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज इंटू वोल्टेज। अब यहाँ क्या बोला है, सेम वोल्टेज है तो ये तो कट हो जाएगा, और H की वैल्यू तो सेम ही रहती है, ये भी क्रॉस ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 से 2 भी क्रॉस ऑफ हो जाएगा, तो इस वाले पार्ट को ऊपर लिख देते हैं, उसको नीचे ले आते हैं। ये क्या हो जाएगा, √ यहाँ हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हो जाएगा मास ऑफ बेरिलियम 3+, और ये क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ बेरिलियम 3+। अब इसको लिख लेते हैं, मास ऑफ जो प्रोटॉन होगा उसको तो एज इट इज रखते हैं, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर। मास ऑफ बेरिलियम 3+, बेरिलियम का मास कितना होता है बेटा, 9, तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअल में 9 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और जो चार्ज ऑफ बेरिलियम 3+, ये 9 नहीं बेटा, Q है ये। ठीक है, चार्ज ऑफ बेरिलियम 3+ क्या है, 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा, तो E से E कैंसिल आउट हो गया, एंड मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका √ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 का √3, 3√3 बचेगा। तो एक्चुअल में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3√3 दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो 4th वाला ऑप्शन है यही करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहां पर आज के लेक्चर में हमने डी ब्रॉगली जो इक्वेशन है वो कैसे होता है, कैसे उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं, ये हमने सीख लिया। 3 अलग अलग तरीके के फॉर्मूले पढ़े बेटा, एक तो सिंपल वाला फॉर्मूला था, दूसरा काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड था, तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए था, वोल्टेज से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद ये भी पढ़ा कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह कंसीडर कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में होगा उतने ही नंबर ऑफ वेव्स वो क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ठीक है, और यही वो थ्योरी थी जिसके कारण साइंटिस्ट को ये लगने लगा कि हमें इलेक्ट्रॉन्स को वेव की तरह कंसीडर करके देखना चाहिए एटम के अंदर, तो हम शायद ज्यादा चीजें निकाल कर ले पाएंगे। क्लियर है। तो आज के लेक्चर को अब यहीं पर कंप्लीट करते हैं बेटा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में एक दूसरी थ्योरी पढ़ेंगे जिसने साइंटिस्ट को दूसरे डायरेक्शन पर सोचने पर मजबूर किया, वो क्या था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो उस टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं बेटा। थैंक यू, बाय बेटा।